गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था राउल्स लॉ को, और आज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि राउल्स लॉ जो है वो वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए हमने उसके लिए इक्वेशंस कैलकुलेट किया था, डिटरमाइन किया था, उसका ग्राफ प्लॉट किया था। आज हम कर रहे हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सपोज करें अगर हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जो इजीली वेपराइज हो सकता है, अगर उसके अंदर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें तो उस केस के अंदर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो केवल और केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। बिकॉज सॉल्यूट क्या अपने पास नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल इट मींस वो वेपराइज नहीं होगा, और वेपराइज नहीं होगा इट मींस उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, जीरो होगा। तो उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी सॉल्वेंट इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। According to Raoult's law, partial vapor pressure equals to vapor pressure in pure state or pure component and mole fraction of component। तो P नोट सॉल्वेंट और X सॉल्वेंट आ गया, ये क्या अपने पास प्योर स्टेट में प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसकी वैल्यू को प्लेस कर दें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नोट सॉल्वेंट X सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये केस कब है, जब हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ के लिए केवल एक स्पेशल केस है, जो हमने पहले भी बताया था, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो अपने पास राउल्ट्स लॉ है वो केवल अपने पास हेनरी लॉ की एक स्पेशल केस होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन होती है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेशल केस है। क्यों है केस अपने पास, क्योंकि देखो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या था अपने पास कि सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इन ए volatile solution mole fraction of each component is directly proportional to the partial vapor pressure of that component, ठीक है। और partial vapor pressure of each component directly proportional to its mole fraction in volatile solution, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही क्या है, पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। चेंज क्या किया हमने, केवल हेनरी लॉ के अंदर हमने हेनरी कांस्टेंट लिया और यहां पर क्या लिया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट यूज में लिया है। तो हम क्या कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, जिसमें हेनरी कांस्टेंट को हम रिप्लेस करते हैं किससे, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर से इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक लाइन है, टॉपिक है, जिसको हमको देखना था कि हेनरी और राउल्ट्स लॉ, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ के अंदर बच्चे जो है अलग अलग मिक्स करके डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, बट डेफिनेशन मिक्सअप नहीं करना, अपने को एकदम क्लियर रखना है अपने को। और अगर ये बोलता है कि हेनरी लॉ जो है या राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ से कैसे रिलेट है, तो हम क्या बताना है, केवल एक स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें हम हेनरी कांस्टेंट को प्योर वेपर प्रेशर से रिप्लेस करते हैं। क्लियर है। अब हमारा है मेन टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको क्लासिफाइड किया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। एक्चुअली में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो अपने पास नेचर है उसमें कहीं भी कोई भी आइडियल कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, बट अपने पास एक थिंक है, अपने पास एक लॉ था, उसके बेसिस पे हमने कुछ सॉल्यूशन ऐसे लिए जो 90% या 90% से अबव जो है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हमने आइडियल कंडीशन लगा दी है, ठीक है। सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ exactly over the entire
रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है देन दैट कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें क्या होगा, जो अपने पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सब चीजें जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है अपने पास, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन हो गया। ठीक है, अब ये कंडीशन होती कैसे है भाई, कि अपने पास यहां पर ये सब इक्वल कैसे है। यहां पर हमने कहा कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो 0 है, वॉल्यूम चेंज की वैल्यू जो है वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अपने पास ये है, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स के। इसलिए यहां पर जब प्योर स्टेट में होगा कंपोनेंट तब भी उसका वेपर प्रेशर, और जब सॉल्यूशन में होगा तब भी वेपर प्रेशर जो है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए यहां पर अपने पास इक्वल साइन आ रहा है। ठीक है, मींस क्या है अपने पास कि भाई यहां पर अपने क्या कहा, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन लिया मैंने तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, और दोनों का जो बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो हमेशा उनके प्योर कंपोनेंट के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। और प्योर कंपोनेंट के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, P नोड A x A इक्वल्स टू PA, P नोड B x B इक्वल्स टू PB, और P नोड A x A प्लस P नोड B x B इक्वल्स टू P। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी और कंपोनेंट का इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया हमने, बेंजीन, टोलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब कैसे है इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमने क्या नोट किया यहां पर, एग्जांपल लिया मैंने, सपोज बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो अगर बेंजीन का प्योर कंपोनेंट लें जिसमें हमारे पास केवल बेंजीन लिक्विड प्रेजेंट है, तो बताओ यहां पर बेंजीन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किस टाइप का होगा, वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होगा। कौन सा, लंदन फोर्स। ठीक है, अगर मैंने टोलुइन लिया, ये मेरे पास टोलुइन है, यहां पर मैंने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। ये बताइए कि टोलुइन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा, टोलुइन मॉलिक्यूल्स में किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये भी अपने पास नॉन पोलर कंपाउंड्स है, यहां भी क्या होगा, लंदन फोर्स होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स का नेचर क्या है, सेम है, दोनों में लंदन फोर्स है, दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। अब अगर मान लो मैंने बेंजीन और टोलुइन को मिक्स अप कर दिया, तो बेंजीन और टोलुइन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा, लंदन फोर्स होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहां पर कि इस कंडीशन के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं, चाहे वो प्योर कंपोनेंट का हो या सॉल्यूशन का हो। यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस में कोई चेंजेस नहीं आता है, और अट्रैक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो उस केस में मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हमेशा एज इट इज बना रहेगा, चाहे वो प्योर कंपोनेंट में हो या सॉल्यूशन में हो। इसलिए यहां पर डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इस कंडीशन के अंदर यहां पर कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जितना अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतना ही वापस क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। तो यहां पर कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहां पर इस केस में क्या है, दोनों ही केस के अंदर अपने पास एनर्जी क्या हो रही है, इक्वल एनर्जी आ रहा है, इसलिए डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। और ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन जब भी आएगा, एग्जांपल दे दिया, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो है, जो कल हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया था, सिमिलर ग्राफ होगा अपने पास। ये आ गया XA इक्वल्स टू 0, XA इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन
के साथ ग्राफ प्लॉट किया है और प्रेशर के साथ। यहां क्या आएगा P नोड A, ये आ गया P नोड B, XB इक्वल्स टू 0 एंड XB इक्वल्स टू 1, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो ये आएगा। तो P इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, एंड PB इक्वल्स टू P नोड B XB और PA इक्वल्स टू P नोड A XA। तो जब भी आइडियल सॉल्यूशन होगा तो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसका जो ग्राफ भी आएगा वो भी हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास राउल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ के बेसिस पे आइडियल सॉल्यूशन को हमने एक्सप्लेन किया है। क्लियर है राउल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन? ओके, अब हम करते हैं आगे सेकंड। ये चलो ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो अब बात आई कि हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें क्या होगा। अगर ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके लिए क्या थ्योरी होगी। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, हमने क्या कहा कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखें यहां पर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट होगा। आइडियल सॉल्यूशंस क्या कर रहे थे, एंटायर कंसंट्रेशन रेंज के ऊपर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपने पास राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट ओबेज राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ओबे नहीं कर रहा, इट मींस अपने पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। अब अगर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो PA प्लस PB के इक्वल नहीं है, या हम ये कहते हैं कि PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A डज नॉट इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन डज नॉट इक्वल्स टू PBXB। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इट मींस ये सब इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो ये क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा, या ये इससे लेसर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कहा कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसको हमने एक कांस्टेंट ले लिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया, 0 पॉइंट ले लिया। अब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, अपने पास या तो आइडियल कंडीशन से हायर वेपर प्रेशर शो करेगा, या आइडियल कंडीशन से लोअर वेपर प्रेशर को शो करेगा। ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 0 से ऊपर गया, तो हमारे पास उस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर 0 से नीचे जाता है तो हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आया कि अगर सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या तो आइडियल जो बिहेवियर है उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, या आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस बेसिस पे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो कौन कौन सॉल्यूशन है, इनमें क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो देखो बेटा, हम लोगों ने क्या नोट किया यहां पर कि अट्रैक्शन फोर्सेस पे सब कुछ डिपेंड करता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्चुअल वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पे। अगर अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस अपने पास सॉल्यूशन जो है उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो
पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली वेपराइज हो जाएगा और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर करना है, तो उस केस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा। और अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के साथ। इसलिए हमने यहां पर क्या कहा कि इस टाइप का जो डेविएशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है, और कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फर्स्ट कंडीशन, इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन attraction forces between solute solvent is lesser than attraction force between solute or solvent। तो सॉलिड मॉलिक्यूल में और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या था, ज्यादा था कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी। इट मींस एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर इसका वेपर प्रेशर क्या था, कम था। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमने इसलिए क्या कहा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज लेस देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सो इस केस में क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन प्योर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। और हम ये भी लिख सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब देखो यहाँ पर अपन चाहे वो लिखें चाहे यहाँ पर एक तरह से लिखें, क्यों, क्योंकि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। और पार्शियल प्रेशर टर्म किसमें आती है, सॉल्यूशन के अंदर आती है पार्शियल प्रेशर की टर्म। ठीक है, पार्शियल प्रेशर वर्ड हम यूज कब लेते हैं, जब सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर मोर देन वन वेपर मॉलिक्यूल्स है तो इंडिविजुअल वेपर मॉलिक्यूल्स जो है उसका जो प्रेशर होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो ये क्या अपने पास पार्शियल वेपर प्रेशर है, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसमें है, सॉल्यूशन के अंदर है। और अगर सॉल्यूशन के अंदर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया तो वो पार्टिकल, वो मॉलिक्यूल जो वो क्या होगा, जल्दी वेपराइज होगा। उसका वेपर प्रेशर जो है वो प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर PA ग्रेटर देन P नोड A x है, PB ग्रेटर देन P नोड B x भी है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस केस डेल्टा H एंथैल्पी मिक्सिंग की वैल्यू जो होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस डेल्टा H ग्रेटर देन 0। मिक्सिंग की वैल्यू जो होता है वो 0 से ज्यादा है। क्यों है भाई अपने पास, देखो क्योंकि सॉल्यूट के अंदर और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन फोर्स क्या था, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स था। और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है तो इस केस में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी की वो ज्यादा है। और यहां पर जब सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग हुआ तो यहां पर जो रिलीजिंग एनर्जी है वो क्या है, लो है। तो रिलीजिंग एनर्जी तो लो है और गिविंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो उस केस के अंदर डेल्टा H की वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। रिलीज होने वाली एनर्जी कम है और गिविंग एनर्जी ज्यादा है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है। सो डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल्स टू पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी हम ये कहते हैं कि सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्यूट बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वीकर अट्रैक्शन फोर्स है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के पॉइंट्स आ गए। अब अगर एग्जांपल है हम इसके अंदर, तो एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन आ गया। सेकंड एग्जांपल है एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एंड एसीटोन, बेंजीन एंड एसीटोन।
CCl4 एंड CaCl3 या अल्कोहल एंड H2। तो ये सारे के सारे अपने पास एग्जांपल कौन से हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। मैं इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं कि ये पॉजिटिव डेविएशन कैसे है। देखो, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल जो है वो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, और अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके अंदर एसोसिएशन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर मैंने अल्कोहल के अंदर साइक्लोहेक्सेन को मिक्सअप कर दिया, साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या अपने पास नॉन पोलर कंपाउंड है, और यहां पर केवल क्या होता है, लंदन फोर्स होता है। ये लंदन फोर्स है और यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन को अल्कोहल के अंदर मिक्सअप किया तो उस केस में क्या होगा, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर पहले क्या था, अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड था, और हाइड्रोजन बॉन्ड था तो उस केस के अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, बॉन्ड में मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट फॉर्म में थे, वेपर प्रेशर कम था। लेकिन जैसे साइक्लोहेक्सेन को ऐड कर दिया तो अब यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अब यहां पर केवल क्या है अपने पास, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, लंदन फोर्स हो सकता है या अपने पास डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और अगर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो उस केस के अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपाउंड या सॉल्यूशन जो है वो इजीली बॉयल हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। अब इसका अगर ग्राफ देखें हम, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, राउल्ट्स लॉ से डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। देखो बेटा, यहां क्या लिया हमने, x a equals to 0, x a equals to 1, x b equals to 0 एंड x b equals to 1। ग्राफ प्लॉट किया हमने मोल फ्रैक्शन XB और प्रेशर के साथ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्राफ था वो ऐसा आना चाहिए था, P नोड A, P नोड B एंड ये P इक्वल्स टू PA प्लस P। ये क्या ग्राफ होना चाहिए था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट यहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इट मींस जो पार्शियल वेपर प्रेशर है PA वो क्या है अपने पास, ग्रेटर देन है किससे, P नोड A x A से, यानी जो लाइन आना चाहिए था A के लिए वो इस तरह से आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया, ऊपर निकल गया। और ऐसे यहां पर क्या आएगा, PB ग्रेटर देन P नोड B XB। ठीक है, तो इसके लिए भी ग्राफ कैसा आएगा, ये ऊपर से आएगा ग्राफ, यानी जो होना चाहिए था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है। और सिमिलरली सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन बनाए थे हमने राउल्ट्स लॉ के, उससे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, उससे ऊपर होकर जाएगी लाइन, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो आई थिंक पॉजिटिव डेविएशन जो है वो क्लियर हो गया राउल्ट्स लॉ से। तो आज की क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर हमने डिस्कस किया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां तक जो टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर करना है, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड करें, हम उसको क्लियर करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर एक डाउट आया था कि सर जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम क्या होता है। तो बेटा जो मेटल के साथ मरकरी का जो पेयर बनता है उसके लिए हम अमलगम बोलते हैं, जो मरकरी होता है उसको हम अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर जिंक के साथ आ गया मरकरी तो उसको बोलेंगे जिंक अमलगम, सोडियम के साथ आ गया मरकरी तो उसको बोलेंगे हम सोडियम अमलगम। और एक पॉइंट आया था कि एलॉयज क्या होता है। तो एलॉयज क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनको आप मिक्सअप कर देते हैं और मिक्सअप करके एक नया जो मेटल प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं एलॉय, क्योंकि वो दो डिफरेंट मेटल या मोर देन टू डिफरेंट मेटल से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं हम एलॉयज। एलॉयज के बारे में डिस्कस करेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो आप तब तक इसको लर्न कीजिए और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।